इतने असर डैनी ने यही अंदाजा लगाया था कि उसका वास डिसिप्लिन का सख्ती से पाबंद था और उसका कोई भी मातहत किसी मामले में बेअतदाली का मुजाहरा नहीं कर सकता था। D1 कॉलिंग एक मर्तबा फिर वो स्याह बटन दबाकर बोला, जो कोई भी सुन रहा हो मेरी आवाज का जवाब पे, ओवर, और बटन छोड़ दिया। ठीक है, दूसरी तरफ वही सन्नाटा छा रहा। डैनी ने ट्रांसमीटर बंद किए बगैर जेब में रख लिया। उसे उम्मीद थी कि एंटीना का बगैर भी शायद वो इशारे पकड़ लेगा। वो रही जाता था कि बास उससे राब्ता कायम करना चाहे और महज ट्रांसमीटर ऑफ होने की वजह से वो उस मौका को गंवा बैठी। फिर उसने बाहर आकर जहांगीर को फोन किया। वो घर पर नहीं था, लेकिन क्लब के ब्रिज रूम में मिल गया। मैं इंतजार कर रहा हूँ, फौरन JH चले आओ। जहांगीर की आवाज सुनते ही उसने जेवा हाउस की मुखफ़्फ़ हरूफ इस्तेमाल करते हुए कहा, खैरियत तो है ना? डैनी के उससे खिलाफ उमूल रब्ते पर जहांगीर का बौखला जाना कुदरती अमर था। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, उसने पुरस्कुन लहजे में कहा, लेकिन ये ख्याल रहे कि मैं यही तुम्हारा मुंतजिर हूँ। ठीक है। डैनी ने उसका जवाब सुना और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। 20 मिनट में जहांगीर जेवा हाउस आ पहुंचा। डैनी बरामदे ही में उसका मुंतजिर था। क्या बात है, तुम यहाँ कैसे हो? जहांगीर ने कार से उतरते ही तशवीश लहजे में सवाल किया। पैर कानूनी धंधा करने वालों के लिए मामूली सी हटी हुई कोई भी बात खौफ और तशवीश का बाइस बन ही जाया करती है। डैनी बरामदे से नीचे उतरकर जहांगीर की कार के बानट से टिक गया। उधर गाड़ी खड़ी है। उसने इमारत के बाएं पहलू वाली राहदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसमें पीछे माल है। ओह, जहांगीर का चेहरा खिल उठा, मगर चकबार की वो चौंक कर डैनी को घूरने लगा। यह माल कौन लाया? मैं। डैनी ने पुरस्कुन लहजे में कहा। क्यों? ये तो दिल कैसे हुई? जहांगीर उसे इस्तवा अमेज निगाहों से घूरते हुए बोला, मैं खुद हैरान हूँ। डैनी बदसूर पुरस्कुन रहा। हम हुक्म के मंदे हैं, जो हुक्म मिला उस पर अमल कर लिया। चाहो तो सबब खुद दरियात कर लेना। जहांगीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, उसे याद आया कि नामालूम बास जीवा हाउस में होने वाली हर गुफ्तगू सुनने पर कातिल है। ताजा सख्ती से होंठ भेज लिए। दोनों मुहाफिजों ने हुक्म मिलते ही सुरखनोला की अकबी नशिस्त और पुश्तगाह बाहर निकाल दी और उनके पीछे छुपे हुए कपड़े के 4 थैले सामने आ गए। इन्हें महज गलाफ के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, पर न उनमें जो कुछ भी मौजूद था उसकी मिकदार बहुत कलील थी। जहांगीर ने एक थैला उठाया तो तकरीबन खाली था। थोड़ा सा वजन सिमट कर नीचे चबा हो गया था। दोनों मुहाफिजों को नशिस्त वापस लगा देने का हुक्म देकर वो थैले अंदर ले आए। उन थैलों में 200 ग्राम की प्लास्टिक की सील की हुई शफाफ थैलियों में भूरे रंग की 8 किलोग्राम हेरोइन मौजूद थी। ये बहुत अच्छा हुआ, आज रात ये माल पार्टी को पहुंच जाना चाहिए। जहांगीर ने खोले हुए थैले को दोबारा बंद करते हुए कहा, तुम कितनी ले जाओगे? मेरी डीलिंग अहमद यार और टाइगर से है। डैनी ने सुते हुए लहजे में कहा। दोनों ही 1-1 किलो मांग रही थी। तारिक या नादर में से कोई उनसे मिलेगा। मगर क्यों? जहांगीर ने चिढ़कर सवाल किया। मुझे अफसोस है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आज रात के बाद तुम तीनों में से कोई भी मुझसे मिलने या राब्ता कायम करने की कोशिश न करे। डैनी ने खतरनाक सूरत वाले की मिली हुई हदायत की रोशनी में अपने अकल की वो नतायज बता दिए। पुलिस की निगाहों में आ गए हो? जहांगीर ने मालिक खेज लहजे में सवाल किया। कुछ कह नहीं सकता। डैनी ने एतराफ करते हुए खुद को जहांगीर के सामने बहुत हकीर महसूस किया। पाबंदी हट गई तो तुम लोगों से मिलूंगा। अच्छी बात है। जहांगीर जगह छोड़कर खड़ा हो गया। मकसद यह था कि डैनी वहां से रवाना हो जाए। यह मालूम हो जाने के बाद कि डैनी नामालूम सरबराह के गुस्से में आया हुआ है, गैर जरूरी तौर पर एक लम्हे के लिए भी उसका कुर्ब बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। डैनी जाजीदा आदमी था। उसे जहांगीर का बदला हुआ रवैया भांप लिया। उसका दिल चाहा कि उसे गिरबान से पकड़कर बेतहाशा गालियां सुना डाले, मगर उसने वो मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया और बाहर आकर सुर्ख करोला में घर की तरफ रवाना हो गया। वो शदीद गुस्से के आलम में कार ड्राइव करता रहा। चौराहे से वो उस सड़क पर हो लिया जो गुजरी और डिफेंस सोसाइटी के दरमियान से गुजरती हुई कुरंगी रोड से जा मिलती थी। अपने ख्यालात की रोह में खोया हुआ था कि जेब में भिनमिदाहट महसूस करके चौंक पड़ा। ये याद आते ही उसके बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई कि उसकी जेब में पड़ा हुआ ट्रांसमीटर लुसलसलाम था। उसने फुट्टी से ट्रांसमीटर निकाला और एंटीना खतरे बाहर खींच लिया। सनसानियों के सुकूत के बाद उस पर एक भराई हुई कौनोता सी आवाज सुनाई थी और डैनी का दिल उछलकर हल्क में आ गया। कोई D1 को पुकार रहा था। रेडियाई लहरों के धीमे धीमे शोर में वो आवाज कदरे भराई हुई महसूस हुई थी, लेकिन डैनी बरसों से वो आवाज सुनता आया था। वो आवाज हर वक्त उसके असाब पर सवार रहती थी। ज्यादा उससे शनाख्त में कोई गलती नहीं हुई। उसने जल्दी से ऑपरेट्स अपने बाएं हाथ में लिया और वो आवाज मालूम होते ही अंगूठे से स्याह बटन दबाकर बोल पड़ा, D1 रिसीविंग सर, ओवर। खूब, तुम इस कहाँ हो? ओवर। सनसेट वार्ड पर कुरंगी रोड की तरफ आ रहा हूँ। डैनी ने जवाब दिया। मुझे उस कार का क्या करना होगा सर? ओवर। वही बता रहा हूँ। कानूदा दहजा दृश्य हो गया। लिबर्टी होटल से बाएं हाथ घूमकर जहां भी जगह मिले गाड़ी पार्क कर देना। चाबी एस्ट्रे में डाल देना। गाड़ी लॉक करने की जरूरत नहीं। ओवर। सामने से ट्रैफिक आ रहा है। डैनी ने जल्दी से कहा, किसी की निगाह न पड़ जाए।
मैं अभी बात करता हूँ सर, ओवर। यह कहकर उसने ट्रांसमीटर गोद में डाल दिया। मुझे तुम्हारी मोहतात रवि और पेशबीनी बहुत पसंद थे। रिसीवर से आवाज आने लगी। अब तुम मुझसे आफ कह दो, घर पहुंचने के बाद रात तक कायम करना। लेबोरेटरी से अपने घर तक तुम्हें ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, ओवर एंड आउट। ऑपरेटर्स बेजान हो गया। डैनी ने दोबारा सुर्ख बटन दबा दिया जो बाहर आ गया। जाले पर लगा हुआ सुर्ख नुक्ता रोशनी से महरूम हो गया। डैनी ने एंटीना दबाकर ऑपरेटर्स जेब में डाल दिया। बास की सैर में जबान सुनकर उसका गुस्सा काफूर हो चुका था। बास का लहजा न सिर्फ नर्म और हस्ब मामूल था, बल्कि उसने डैनी की मोहतात रवि और पेशबीनी की तारीफ भी की थी, जिसका मतलब था कि उसके सारे अंदेशे महज के आदि थे। लेकिन इंतजामात अगर यूं ही बरकरार रहती तो भी तहकीर आमेज हरगिज नहीं थे। अपनी बस ख्याली में चाराई कायद का चुराहा अबूर करके तारिक रोड पर पहुंचने की फिक्र में वो मज़ार कायद से आने वाली ये तेज रफ्तार कार से टकराने से बाल पर बचा। फिर ट्रैफिक के हजूम में विंगता हुआ लिबर्टी होटल के सिग्नल तक पहुंच गया। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। बाजार बंद हो चुका था और तारिक रोड पर भी पार्किंग की जगह खाली थी। मगर डैनी को हदायत पर अमल करना था, लिहाजा उसने गाड़ी बाएं तरफ घुमाई और जरा आगे फुटपाथ के किनारे पार्क कर दी। गेगो में हाथ डाले घर की तरफ लौटते हुए दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि बास के फोन कॉल के बाद मखमसे में पड़ने के बावजूद उसने खुद ही गुलशन इकबाल जाने का फैसला किया था। अगर वो अपने बजाय जहांगीर को भेजने की हमाकत कर बैठता तो बास की आवाज तक का सामना करने के काबिल न रहता था। घर पहुंचते उसने खुद को ख्वाबगाह में महसूस कर लिया और ट्रांसमीटर आन गगरात तक कायम करने की कोशिश करने लगा, जो फौरन ही बाहर आवर हुई। तो तुम घर आ गए, बास की आवाज सुनाई दी। इस बार रेडियाई शोर न होने के बराबर था और आवाज बहुत वाज़ेह थी। आकाम पर अमल दरामद हो गया, ओवर। यस सर, ओवर। डैनी ने डरते डरते कहा, रिपोर्ट ओवर। मां जमीर के हवाले कर दिया। मेरे गाहकों को वो किसी के सपुर्द कर देगा और कल से वो तीनों मुझसे कतई लाताल्लुक हो जाएंगे, ओवर। आखिरी फिक्रा डैनी ने खौफजदा आवाज में अदा किया था। वेरी गुड। बास के तहसीन अमेज कलमात ने उसका खून बढ़ा दिया। हदायत मैंने दानिस्ता मुबहम रखी थी, मगर तुम्हारा फैसला दुरुस्त था। ये तुम्हारे इम्तिहानात की इब्तिदा है। मैं तुम्हें बड़े कामों के लिए तैयार करना चाहता हूँ, ओवर। मैं शुक्रगुजार हूँ सर। डैनी उस वक्त खुद को बादलों से भी ऊपर उड़ता महसूस कर रहा था। मगर इन तीलों का क्या होगा, ओवर। बेयकीनी के साथ किया गया उसका हर फैसला दुरुस्त साबित होता जा रहा था। चंद रोज तक तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम पहले की तरह फोन पर हदायत देते रहोगे, बाद में कोई राह निकाली जाएगी। मैं तुम्हें उनसे अलग करके ये यकीन करना चाहता हूँ कि कोई सरकारी एजेंसी तो तुम्हारी इस तरफ मुतवज्जा नहीं है, ओवर। वो खुलाफे मूल बहुत खुलकर बात कर रहा था। बरसों में पहली बार डैनी ने उसकी जुबान से अपने किसी सवाल का जवाब सुना था। उसका दिल शेर हो गया। मैं हमेशा मोहतात रहा हूँ सर, ओवर। मुझे मालूम है, मगर तरीकाकार दूसरा है। हाँ, एक बात जरूरी है, तुम्हारी फैक्ट्री मुनाफा देने के बावजूद एक कार्ड से ज्यादा हैसियत नहीं रखती, मगर उसका बरकरार रहना जरूरी है। आइंदा चंद रोज में वहां ऐसा तरीका कार अपनाने की कोशिश करो कि तुम्हारे 10-15 रोज की गैर हाजिरी काम पर असरअंदाज ना हो सके, ओवर। दिल्ली का दिन जोर जोर से धड़कने का। पास ने पहली बार उसके निजी कारोबार के बारे में जुबान खोली थी। मैं देख लूंगा सर। वैसे वहां सारा हिसाब लगा बंदा है। हर मशीन का पैदावारी हदफ मुकर्रर है। माली मुआमलात कई हाथों से गुजरने के बाद मुकम्मल होते। कोई रकम हीले भागे तो दूसरी बात है, वर्दगबन के इम्कानात मालूम है, ओवर। रोजाना रात 9 बजे से 11 बजे तक तुम ऑपरेटर्स ऑन रखोगे, उसने कहा। चाहो तो इस दौरान अहम मामलात पर खुद भी बात कर सकते हो, ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ओवर। डैनी के लिए वो जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन साबित हो रहा था। फोन पर हर वक्त लिए दिए रहने वाला नादिदा बास उस पर इतना मेहरबान था कि उसे अपनी मर्जी से भी बात करने की इजाजत मिली थी। कल रात शायद मैं ना मिल सकूं, लेकिन मुकर्रर औकात में तुम ऑपरेटर्स ऑन रखोगे, ओवर एंड ऑल। ट्रांसमीटर के रिसीवर से आवाज आनी बंद होगी और डैनी को यूं महसूस हुआ जैसे कोई रंगीन और सुहाना ख्वाब देखते देखते अचानक उसकी आंख खुल गई हो। अगले दिन वो बहुत ही खुश था। उसके ज़हन पर छाए हुए तफक्कुरात के सारे बादल छट चुके थे और उसे यकीन हो गया था कि आखिरकार उसके तरक्की के सफर का आगाज हो चुका था। दफ्तर से रवानगी से पहले उसने मेज पर रखे हुए कागजात उलट पलट किए तो उनके दरमियान से गजाला का दिया हुआ दावतनामा उसकी गोद में आ गिरा और गजाला का तरोताजा हंसता मुस्कुराता सरापा उसकी चिचमत तसव्वुर में मुजस्सम हो गया। गजाला और उसकी दोस्त पिछले दिनों उसकी फैक्ट्री में आई थी और उससे कोई काम लेना चाहती थी, जिसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनके एनुअल फंक्शन में लाजमन आए। उसने हामी भर ली थी। फंक्शन के लिए इश्तिहारात ले जाने के अगले दिन उसने इश्तिहारी मवाद के लिए डैनी की हदायत के मुताबिक उसके घर फोन किया था, जो डैनी ने खुद रिसीव किया था। इश्तिहार के बारे में फोन की तजवीज़ तो डैनी ने महज उसकी मुतरन्नम आवाज़ सुनने की एक बहाने के तौर पर तजवीज़ की थी, वरना इश्तिहारात बुक करवाते हुए डैनी फैसला कर चुका था कि उस सफ़ा पर कंपनी के नाम के साथ बस कॉलेज के तलबा व तालबात के लिए नए ख्वाहिशात शाया कराएगा। वज़ाला ने फोन पर सलाम के बाद ही मैटर के बारे में पूछा था। अगर आप कहीं मिल सकें तो अभी दे सकता हूँ, डैनी ने मकाराना लहजे में कहा था।
वो खूब जानता था कि कब कौन सा हरबा कारगर होता है। ओह, वो शायद उलझन में पड़ गई थी। पुरुष की झिझक की आवाज सुनाई दी, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप मुझे डेडिकेट करवा दें? मैं छपने से पहले प्रूफ आपको दिखा दूंगी। वो धीमे से हंस दिया। मैं आपको किसी उलझन में नहीं डालना चाहता, फिर किस दिन पर रख ले। शायद आपने दावतनामा नहीं देखा। उसकी आवाज से परेशानी और मुआजरत मुद्रिश्य थी। परसों शाम हमारा फंक्शन है, सब कुछ छप रहा है, बस टाइटल बाकी है। कंशुबाई खत्म होने के बाद ही परसों वो तैयार हो सकता है, प्लीज आप मुझे बता दी। उसकी आवाज में इल्तिजा थी। डैनी कुछ नादम सा हो गया। फिर ऐसा करें कि एक सतर के साथ कंपनी का नाम छाप दे और आपका मैटर उसे भूल जाए। मुझे आपकी सहूलत ज्यादा अजीज है। उसने हंसते हुए आहिस्ता से कहा, ओह, दरअसल मेरा इस वक्त घर से निकलना दुश्वार है। वो दबे ने खुशामदाना आवाज में बोली थी, मुझे उम्मीद है कि आपने बुरा न माना होगा। हरगिज नहीं, डैनी ने फरार दिली से कहा। तो फिर आप आ रहे हैं ना हमारे फंक्शन में? गजाला ने पुर उम्मीद ले जब मैं सवाल किया था। पूरी कोशिश करूंगा। वह शाम उसके पास कोई मसरूफियत नहीं थी। बास की जानिब से चंद दिन के लिए खुली छूट मिल गई थी। बस रात को उसे 3 घंटे तक अपरेटस आन तक के बास के किसी पैगाम का इंतजार करना था। दफ्तर से घर पहुंचते डैनी ने देर तक गुसल किया, फिर विस्की का एक लार्ज पैक लेकर बैठ गया। उसका ख्याल था कि मूड बनाने के लिए एक डबल पैक बहुत मौसर साबित होता है। लिबास तब्दील करके वो खरामा गजाला के कॉलेज पहुंचा तो वहां एक मेले का समा था। डैडी कार पार्क करके नीचे उतरा तो कॉलेज के फाटक से एक स्मार्ट सा तालिब इल्म उसकी तरफ लपका, जिसके छाने पर लगा हुआ सब्ज और सुर्ख साटन का फूल ये जाहिर कर रहा था कि फंक्शन के इंतजामी ग्रुप से वाबस्ता था। डैनी ने उसे कार दिखाया तो वह एहतराम से उसे अंदर ले आया। खुर्दनोश की अशिया के मुख्तलिफ अस्टाल्स के दरमियान से गुजरती हुई डैनी ने लाउड स्पीकर पर गूंजती हुई आवाज सुनी तो चौंक पड़ा। कुरमुकर्रर मुदल्लल अंदाज में नौजवान नस्ल पर मंशियात के तबाहकुन असरात का जिक्र कर रहा था। डैनी मैदान में शामियानों के नीचे कनातों की दीवारों में घिरे हुए पंडाल में पहुंचा तो वहां रंगबू का एक सैलाब आया हुआ था। जवान और शगुफ्ता चेहरों का एक अजूम वहां सुकून से बैठा तकरीर सुन रहा था। उसमें शोको शंग लड़के भी थे और संजीदा रूह लड़कियां भी। रोस्टम पर एक ऐनुक पोस्ट चेहरा मौजूद था। स्टेज की सदारती कुर्सी पर शेरवानी में मलबूस एक मतीन और वजीह शख्स चंद लोगों के दरमियान मौजूद था। उनमें शायद तलबा भी थे और उनके पढ़ाने वाले भी, मगर उन सबसे ज्यादा जो चीज डैनी की तवज्जो का मरकज बनी वक्बी कनात पर लगा हुआ लंबा सा सफेद बैनर था, जिससे जाहिर हो रहा था कि उस वक्त पंडाल में एक मुज़ाकरा हो रहा था जिसका मौजू नई नस्ल और मंशियात की तबाहकारियां थी। डैनी सारी लाइटों की तेज रोशनी से बचता हुआ एक कनात के साथ बड़ी अकबी कुर्सियों में से एक पर विराजमान हो गया। वो खुशपोश जरूर था, लेकिन उसके चेहरे की पुख्तगी दूर ही से बता देती थी कि वो पढ़ने पढ़ाने की उम्र से बरसों पहले गुजर चुका है। लिहाजा 1-2 तालिब इल्म उसकी तरह लपके। सर आप आगे चले जाए, नमानों के लिए स्टेज के करीब बंदोबस्त किया गया है। एक लड़के ने आगे पड़े हुए सोफों की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, यानी इखला के मुस्कुराया, मैं यहीं ठीक हूँ, चंद तकरीरें सुनकर चला जाऊंगा। आपका यूं अकेले बैठना अच्छा नहीं मालूम होता। फुशा ने उचकाकर बोला, अगर आप बता सकें कि किसने मदु किया है तो शायद मैं उन्हीं को तलाश कर सकूं। डैनी का दिल बाग बाग हो गया। उसने डैनी के दिल की बात पढ़ ली थी। 2 तालबात मेरे दफ्तर आई थी। शायद गदाला और आबदा नाम थे उनके। दरम्यान में वह लहमा भर के लिए यूं रुका था जैसे उनके नाम सोच रहा हो। ओहो, हरी मिर्च तो अभी यहीं थी। वो बेचार बोल पड़ा। कौन? डैनी ने हैरत से पूछा। नौजवान तालिब इल्म के चेहरे पर खजालत अमेज मुस्कुराहट फैलकी। माफ कीजिएगा, गुस्ताखी हो भी। दरअसल आबदा अपनी तनकमदाजी के लिए खासी मशहूर है। मगर आपने कहा क्या था उनको? डैनी हौसला अफजा अंदाज मुस्कुरा। लड़का जवाब दिए बगैर सर झटकता हुआ वहां से चला गया। तकरीर खत्म हो चुकी थी। अनाउंसर दूसरे मुकर्रर की आमद का ऐलान कर रही थी। चंद मिनट बाद वो दोनों हाँफती हुई वहां पहुंची। चाय तेज तेज चलती हुई आई थी। बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गए। गदाला ने उससे अगली की तार की कुर्सी घुमाकर बैठते हुए कहा। शाहिद ने किसी मेहमान के बारे में बताया तो ख्याल आप ही की तरफ क्या था। आबदा ने अदब से फंक्शन का पर्चा डैनी की तरफ बढ़ा दिया, जिसके अकवी सरवर्ग पर डैनी की प्लास्टिक फैक्ट्री का पैगाम मौजूद था। वादा कर लिया था इसलिए आ गया, पर मुश्किल वक्त निकाल सका। डैनी अपनी रसवाज पर निगाह डालते हुए बोला, बस चंद मिनट बाद इजाजत चाहूंगा। अरे, रजाला ने मासूमाना हैरत से कहा, तो आप वैरायटी प्रोग्राम नहीं देखेंगे हमारा? और इसी बात से उनके दरमियान गुफ्तगू चल पड़ी। डैनी का ख्याल था कि शायद वो उसके पास ज्यादा देर नहीं रुकेंगी ताकि किसी की निगाहों में ना आ सके, मगर मुबतकुल्फाना अंदाज में चमी रही। डैनी ने जो कुछ सोचा वो उसके दिल का चोर था, मगर लड़कियों का दिल साफ था। वो अपने इदारे से ताउन करने वाले हर मुखय्यर शख्स की मेहमानदारी कर रही थी, जिसमें कोई बुराई नहीं थी। मुज़ाकरा खत्म हुआ और कब मेहमान खसूसी को इख्तितामी तकरीर और फिर तक़सीम इनामात के लिए बुलाया गया, डैनी को मालूम ही ना हो सका। फिर वो अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और हैरत और बेचैनी के साथ स्टेज की तरफ देखने लगा।